पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रोग क्या है? देखो बिल्कुल हम कोई भी चीज यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है, हर चीज को कवर करेंगे। आपका रोग, ये तो सभी को पता है ये रोग क्या होता है, लेकिन हम इसको, इस स्थिति को भी देखेंगे कि क्या होता है। वह स्थिति जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा पहुंचाती है, यानी कि शरीर सामान्य रूप से कौन कौन से कार्य करता है, और उस कार्य में जो बाधा पहुंचाने वाली चीज है, स्थिति है, वही आपके रोग होता है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक व्यतिक्रम की स्थिति, बिल्कुल, जब व्यक्ति सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, तीनों ही स्थितियों में संतुलन बना सकता है, वही आपकी स्वस्थ स्थिति है। और अगर आप शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप स्थितियों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में संतुलन नहीं बना पा रहे, तो आप एक रोगी हैं, चाहे आपको दवाई नहीं लेनी पड़ रही हो, लेकिन वो स्थिति रोग की स्थिति है। फिर है विकार। विकार का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी विकार हो सकता है। शारीरिक विकार हो सकता है, मानसिक विकार हो सकता है, सामाजिक विकार हो सकता है, आपकी भाषा से संबंधित विकार हो सकता है, आपकी आदत से संबंधित विकार हो सकता है। वो भी आपके किसमें माना जाता है? रोग माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, डिजीज। क्या? डिजीज शब्द काम में लिया जाता है, जिसका डिजीज का मतलब क्या होता है? सुख, आराम, या हम कहें चैन का न होना। आराम न होना, सुख न होना, चैन न होना, ये सारी स्थितियां क्या कहलाती है? आपके रोग के अंतर्गत आती हैं। तो उपयुक्त तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो जन्मजात न होकर जन्म के बाद विकसित होते हैं। देखो मानव में रोगों का वर्गीकरण किया जाता है। दो प्रकार के रोग हैं, मैं वर्गीकरण आपको बता ही देता हूं। रोग दो प्रकार के, एक जन्मजात रोग, जन्मजात जो जन्म के समय आप लेकर आते हैं साथ में। दूसरा है उपार्जित रोग, या जन्म के बाद विकसित होने वाले रोग। जन्मजात का आगे कोई प्रकार नहीं है, ये जन्मजात होते हैं, जन्मजात चलते हैं। फिर जो उपार्जित रोग है, इनको हमने दो भागों में बांट दिया, और रोगों को पहले हमने दो भागों में बांट दिया। अब उपार्जित रोग है, इनके कौन कौन से प्रकार है देखो। ये दो प्रकार का, एक संक्रामक रोग, कौन सा? संक्रामक। और दूसरा कौन सा है? असंक्रामक या गैर संक्रामक रोग। ठीक है, मेरी स्पीड धीरे लग रही हो तो यूट्यूब में सिस्टम है, स्पीड बढ़ा कर देख लो। ठीक बात। अब जो असंक्रामक रोग है, इनको भी आगे कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे जैसे कुछ व्यपजनन रोग, कुछ होते हैं व्यपजनन रोग। व्यपजनन रोग का मतलब शरीर के मुख्य अंगों के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो व्यपजनन कहलाते हैं। फिर आते हैं हीनता या न्यूनता, हीनता जनित रोग या हीनता के कारण। हीनता के कारण मतलब पोषक के तत्वों की कमी के कारण जो रोग होते हैं, उनको हीनता जनित या न्यूनता रोग कहते हैं। फिर एलर्जी, फिर कौन सा रोग है? एलर्जी। ये संवेदनशीलता, हमारे अंग, कुछ अंग होते हैं, आंख है, नाक है, त्वचा है, इनमें संवेदनशील जो ग्रंथियां होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके कारण हमें एलर्जी होने लगती है। फिर है आपके कैंसर। कैंसर रोग है, ये असंक्रामक है। और कैंसर है वो क्या, किस वजह से होते हैं? कोशिकाओं की अनियमित या अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। और कुछ अन्य रोग भी होते हैं जो भौतिक कारकों के कारण होते हैं, अन्य रोग। ये सारे असंक्रामक हैं। संक्रामक रोग स्वस्थ व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। तो जन्मजात रोग तो हो गए अलग। अपार्जित रोग जो जन्म के बाद विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये आपको बताना है। जैसे अरक्तता, किसकी कमी से होता है? लौह तत्व की कमी से अरक्तता, यानी कि इसी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, एनीमिया। ये एनीमिया रोग क्यों होता है, लौह तत्व की कमी से। बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। ये आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। कैंसर, कैंसर ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है। यहाँ पर हमने देखा कि अरक्तता और बेरी बेरी है, ये पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, संचारी या संक्रामक रोग फैलने के तरीके हैं। संचारी यानी कि जो फैलते हैं, ये रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संचारित हो सकते हैं, वो रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे आपके खसरा है, मलेरिया है। संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के सीधा संपर्क में आ जाए, बिल्कुल रोग हो जाएगा। बिंदुक संक्रमण, इससे भी रोग हो जाएगा। ये संक्रमण के प्रकार हैं, कैसे कैसे फैल सकते हैं। बिंदुक संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाए। जैसे जैसे आपने देखा होगा, एक होता है सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग ये संक्रामक रोग है। चेचक संक्रामक रोग है। छोटी माता संक्रामक रोग है। बिंदुक संक्रमण मतलब छींकना, छींकने से जब फैलते हैं तो उसमें बूंदें निकलती हैं। खांसना, छींकना और खांसने के द्वारा जो फैलते हैं वो बिंदुक संक्रमण कहलाता है। जैसे सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम है वो हो गया। निमोनिया हो गया, खांसी हो गई, ये ऐसे फैल जाती है। जानवरों के काटने द्वारा, जैसे आपने सुना होगा रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। और इस रोग से पीड़ित अन्य जो जानवर है वो काट रहा है तो भी हो जाता है। तो उपयुक्त सभी है वो फैलने के तरीके हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस रोग को विषुचिका भी कहते हैं। कौन सा रोग है जिसको विषुचिका कहा जाता है, ऐसा कौन सा रोग है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये है हेजा। हेजा है, इसी को विषुचिका कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया ये अलग है। अगला है, एक जीव जो परपोषी से भोजन या आश्रय प्राप्त करता है। एक जीव जो परपोषी से अपना भोजन या आश्रय प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं। तो कुछ यहां पर शब्द है, रोगजनक, जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले कारक। पैथोजेंस, पैथोजेंस इन्हीं को कहते हैं। रोगजनक को क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। परजीवी, परजीवी की बात करें तो ये होते हैं परपोषी से भोजन व आश्रय प्राप्त करने वाले। तो ये क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार है रोगवाहक। रोगवाहक क्या होता है, तो ये जीव ऐसा होता है जो रोग जनकों को आश्रय प्रदान करता है और इसे अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित करके रोग उत्पन्न कर देता है। जैसे आपने सुना होगा मादा एनाफिलीज मच्छर का नाम, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, वो मलेरिया के प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उसका वाहक होता है। उसके लिए परपोषी का काम करता है, रोगवाहक। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, एक जीवाणु द्वारा आक्रमण किए जाने पर संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन जो उस जीवाणु के प्रवर्धन को रोकता है। ऐसा कौन सी प्रोटीन है जो संक्रमण के बाद
जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है, जीवाणु की वृद्धि नहीं करने देता है, जीवाणु के परिवर्तन को रोक देता है। संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन होता है ये। इसके द्वारा देखो यहाँ पर लिखा संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन। तो केसिन बिल्कुल नहीं, टेनिन भी नहीं होता है। क्या होता है ये? इंटरफेरॉन कहलाता है। ये ध्यान में रखना आपको, क्या कहलाता है? इंटरफेरॉन कहलाता है। एक जीवाणु द्वारा आक्रमण किए जाने पर संक्रमित कोशिकाओं द्वारा ये प्रोटीन उत्पन्न किया जाता है और ये प्रोटीन उस जीवाणु के और अधिक परिवर्धन को रोकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। चिकन पॉक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसको? चिकन पॉक्स को। चिकन पॉक्स को क्या कहते हैं? छोटी माता। चिकन पॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? छोटी माता के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके रोगजनक की बात कर लेते हैं। इसका रोगजनक कौन होता है? तो इसका रोगजनक होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु होता है। और इस विषाणु का नाम क्या है? वोरिसेला या वेरिसेला, आप ध्यान में रखेंगे। वोरिसेला, ये छोटी माता का है वोरिसेला। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपके 10 से 20 दिन तक इसका टाइम होता है और इसमें क्या हो जाता है? गहरे रंग के दाने निकलते हैं, पूरे शरीर में फैल जाते हैं और दाने फिर पुट्टिका में बदल जाते हैं। फफोला होता है एक प्रकार का, जैसे छाले होते हैं वैसे ये होता है। इसके लिए कोई टीका नहीं होता है। इसको थोड़े दिन के लिए क्या है, अलग ही रखना पड़ता है। और इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के जीवन पर्यंत है वो इस रोग के प्रति जो प्रतिरक्षा है विकसित हो जाती है। जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है, यानी कि ऐसी एंटीबॉडी बन जाती हैं जो जीवन में कभी ये दोबारा बीमारी नहीं होती है। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, खसरा रोग किससे होता है? खसरा रोग। खसरा रोग की बात करें तो ये भी विषाणु के कारण होता है और विषाणु का नाम है रूबेला वायरस। क्या है? रूबेला वायरस। ये एक प्रकार का वायरस या विषाणु है, नाम से ही पता चल रहा है। ये फैलता कैसे है? वायु द्वारा फैलता है। वायु द्वारा फैलता है। ये संक्रामक रोग है। ठीक है, और इसमें होता है क्या है? सामान्य सर्दी जुकाम और मुंह और गले में सफेद चकत्ते बन जाते हैं, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। इस खसरा को क्या कहते हैं? मीजल्स भी कहते हैं। खसरा को क्या कहते हैं? मीजल्स कहते हैं। और इसमें वही है कि आपके एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं आप, बाकी स्वस्थता बनाए रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन आपका इसका आंसर हो गया। रूबेला वायरस विषाणु के कारण ये रोग होता है। अगला है पोलियो के संदर्भ में असत्य बताइए। इसका रोगजनक पोलियो वायरस है जो भोजन द्वारा जल द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। बिल्कुल, भोजन या जल द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, पोलियो वायरस ही इसका नाम है। विषाणु आंतर कोशिकाओं में गुणन कर संख्या वृद्धि करता है। ये जो विषाणु होता है पोलियो वायरस, एक इसमें आंतर कोशिका में गुणन कर अपनी संख्या में वृद्धि करता है, ध्यान रखना। ये मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाता है। ये किसको? मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाता है। और केवल बच्चों में लकवा होता है। केवल बच्चों में नहीं, किसी में भी हो सकता है, लेकिन इसमें बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या है? गर्दन सख्त हो जाती है, ज्वर हो जाता है, सिर लुढ़कने लगता है, तो ऐसा इसमें हो जाता है। तो ये केवल बच्चों में नहीं होता है, किसी में भी हो सकता है। डी ऑप्शन आपका उत्तर है। इसका रोकथाम क्या है? रोकथाम है ओपीवी, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है जो बच्चों को दी जाती है 5 वर्ष तक की उम्र को, और ये संपूर्ण भारत स्तर पर चलाया जाता है। और वर्तमान में अब भारत है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। किस बीमारी द्वारा ग्रस्त व्यक्ति में हाइड्रोफोबिया होने लगता है? कौन सी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति में हाइड्रोफोबिया होता है? अब हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब डर होता है, हाइड्रो मतलब जल से डर। पानी से डर किसको लगता है? किस रोग से ग्रस्त? खसरा, मीजल्स। खसरा और मीजल्स एक ही चीज है। रेबीज, यकृत-शोथ। तो रेबीज से ग्रस्त व्यक्ति होता है, इसको पानी से डर लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेबीज में क्या होता है? काटे गए स्थान में आपके किसको प्रभावित करता है? तो ये रेबीज में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कोई ये रोग है वो किसको प्रभावित करता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो इसका वायरस का नाम रेबीज वायरस ही है, तो वो तो नहीं पूछा जाएगा।
और इसमें हाइड्रोफोबिया सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया है। तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं होता। यकृत शोथ का मतलब होता है हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न देखो, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। तो बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर है, इसी को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ कहते हैं। और ये एडिस इजिप्टाई मच्छर के द्वारा फैलता है डेंगू ज्वर। अमीबाइसिस ये नहीं है आपका। डेंगू ज्वर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये डेंगू वायरस के द्वारा होता है, लेकिन ये फैलता किससे है? एडीज मच्छर या एडीज मच्छर इसका वाहक होता है। एडीज मच्छर, एडीज मच्छर भी इसको लिखते हैं, एडीज भी लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। डेंगू के संदर्भ में असत्य कथन है। डेंगू एक संक्रमित एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है, बिल्कुल। इसमें संक्रमित व्यक्ति में रक्त में आरबीसी की संख्या में भारी कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आरबीसी की संख्या में भारी कमी हो जाती है। क्या ऐसा ही होता है क्या? अगला देखो, इस रोग में हड्डियों, जोड़ों और पेशियों में दर्द होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होता है? तो इसमें आरबीसी की संख्या में कमी नहीं होती है। किस में कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु या बिंबाणु, जो भी आप समझो, तो इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है वो आपका असत्य हो जाएगा। अगला है, किस रोग के बच्चों में बीसीजी का टीका लगवाया जाता है? किस रोग के कारण बच्चों में बीसीजी का टीका लगवाया जाता है? बताइए, देखें, बच्चों में बीसीजी का टीका क्यों लगवाया जाता है? तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें तो यक्ष्मा या तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों एक ही बीमारी के नाम है, जिसको आम भाषा में टीबी कहा जाता है। इस टीबी से बचाव के लिए ही बीसीजी का टीका बच्चों में लगाया जाता है। अब इस टीबी की बात करें तो इसका कौन है? रोगजनक जीवाणु है। किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। और कौन सा जीवाणु होता है? तो ये जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण ये होता है। अगला देखो, टाइफाइड के संदर्भ में सत्य कथन। टाइफाइड के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो टाइफाइड, इसे आंत्रज्वर या मोतीझरा भी कहते हैं। बिल्कुल, इसको आंत्रज्वर या मोतीझरा कहते हैं। टाइफाइड को ही कहते हैं मोतीझरा। इसका रोगजनक साल्मोनेला टाइफी है। बिल्कुल, ये एक जीवाणु जनित रोग है। बिल्कुल उपयुक्त सभी, तो सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हैजा के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन हैजे से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। इसका रोग कारक कोमा आकार के जीवाणु विब्रियो कोलेरी है। कोमा आकार का जीवाणु होता है। आकार कैसा है? कोमा। किसका? विब्रियो कोलेरी का। ये इसका रोगजनक है। ये तो क्या है? रोगजनक। और रोगजनक कौन है? तो जीवाणु है, ये ध्यान रखना, बैक्टीरिया। यह दूषित भोजन जल से होता है। घरेलू मक्खी इसकी वाहक है। बिल्कुल, घरेलू मक्खी इसकी वाहक है। दूषित जल और भोजन से ये फैलता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति में पेशियों में ऐंठन तथा निर्जलीकरण हो जाता है। इसमें व्यक्ति में पेशियों में ऐंठन और निर्जलीकरण हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये तीनों ही। हैजा में तीनों ही बिल्कुल सही है। इस पूछा है सही नहीं है, तो ऐसा कोई कथन नहीं है। डी ऑप्शन उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। शिशुओं में डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन में? डिप्थीरिया, मलेरिया, डेंगू, हैजा।
तो कौन सा करेक्ट होगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगवाया जाता है बच्चों में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी का रोग जनक है। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया किसका है? डिप्थीरिया रोग का है। डिप्थीरिया रोग का रोग जनक है। ठीक है, ये कैसा है? ये जीवाणु है। डिप्थीरिया में कौन है? ये जीवाणु है। कैसा जीवाणु है? छड़नुमा या छड़ाकार कह सकते हैं, या फिर इसी को दंडाकार कह सकते हैं। फिर विब्रियो कोलेरी किसका है? हेजे का रोगजनक है। ये भी क्या है? जीवाणु है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये किसका है? लेप्रोसी का है, जिसको आप कुष्ठ रोग कहते हो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये किसका है? टीबी का है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हो। तो लेप्रोसी का कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये सारे जीवाणु हैं, ये ध्यान रखना। तो जीवाणु से होने वाले रोग भी ध्यान में रहेंगे। आगे बढ़ो। अगर आप लोगों को ट्रिक पता है तो ट्रिक मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी ट्रिक आपने सीख रखी है इन रोगों को याद करने के लिए। जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु। अमीबाइसिस किस अंग को प्रभावित करता है? अमीबाइसिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। अमीबाइसिस रोग के अंदर कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? तो ये कौन सा होता है? आंत प्रभावित होती है। कौन सी आंत? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पेट में दर्द होता है, दस्त लगती है, मल में श्लेष्मा और आंतों में अल्सर हो जाता है, और इसका रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये क्या है? रोगजनक है। और ये क्या है? ये प्रोटोजोआ है। ये क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबाइचिस भी इसको कहते हैं, अमीब्रुगणता भी इसको कहते हैं। एंटीबायोटिक खाई जाती हैं। अगला है असत्य कथन की पहचान करो। हील पांव रोग एक कृमि जनित रोग है, बिल्कुल सही है। कृमियों द्वारा, हेलमिंथिस के द्वारा ये रोग होते हैं। इस रोग कारक को वुसेरेरिया ब्रैंकोप्टाइन नामक कृमि होता है, बिल्कुल सही। वुचेरेरिया भी कहते हैं। इस रोग का संचरण मच्छरों के द्वारा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मच्छरों के द्वारा ही होता है। और कौन कौन से मच्छर हैं? एक तो वही है एडीज मच्छर, और एक कौन सा है? क्यूलेक्स मच्छर। तो एडीज ऑप्शन में नहीं देकर क्यूलेक्स दिया जाता है। तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? आपके फील पांव या आपके फाइलेरियसिस फैलता है। फील पांव या फाइलेरिया रोग या फाइलेरियसिस भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इस रोग में टांगों में सूजन आ जाती है, जिससे पैर फूल जाते हैं, बिल्कुल सही। असत्य कथन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल असत्य होगा। अगला है मधुमेह रोग में मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? मधुमेह रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष, वृषण। यकृत से कोई लेना देना नहीं है, ये विशेष रूप से ये प्रभावित नहीं होते। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है, और पित्त रस क्या करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा के पाचन में सहायता करता है। और पित्त रस का भंडारण है वो पित्ताशय में होता है, ये आपको पता ही। ठीक है। अग्नाशय ये ग्रंथि है, ये इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावित करती है, और इंसुलिन का स्रावण अनियमित होने के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। वृषण है वो जनन ग्रंथि है, ये जनन से संबंधित ग्रंथि है, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग नहीं है, मतलब संक्रामक है। मधुमेह, एड्स, उच्च रक्तदाब और हृदय वाहिका रोग। आपको बताना कौन सा असंक्रामक रोग नहीं है, मतलब संक्रामक रोग नहीं। असंक्रामक नहीं है तो संक्रामक होगा, असंक्रामक नहीं है तो क्या होना चाहिए? संक्रामक। तो संक्रामक तो एक ही रोग है, एड्स। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, बाकी सब असंक्रामक है।
निम्न में से किस बीमारी के उपचार या निदान में ईसीजी तकनीक का सहारा लिया जाता है? ईसीजी तकनीक किस में सहारा लिया जाता है? तो ईसीजी तकनीक के सहारा लिया जाता है हृदय से संबंधित बीमारी में, हृदय धमनी रोग में। इसमें हृदय धमनी रोग में। मलेरिया एड्स में काम में नहीं लिया जाता है। मलेरिया में रक्त परीक्षण किया जाता है, रक्त जांच की जाती है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए, कोशिकाओं के अनियमित वृद्धि के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, ओस्टियोपोरोसिस बिल्कुल करेक्ट है, और ये इंसुलिन के कमी से होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अर्बुद या ट्यूमर से संबंधित बीमारी कौन सी है? तो आपने एक रोग का नाम सुन रखा होगा और उस रोग का नाम है कैंसर। क्या नाम है? कैंसर नाम है। और कैंसर में दो प्रकार के अर्बुद बनते हैं, यानी कि गांठें बनती, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सुदम और एक होता है दुर्दम। एक होता है सुदम अर्बुद और इसको अर्बुद कहते हैं, अर्बुद भी लिख देता हूं, और इसको कहते हैं दुर्दम अर्बुद। सुदम अर्बुद क्या होता है? ये अपने जहां पर ये शुरुआत में बना था, उद्गम स्थान था इसका, वहीं पर सीमित रहता है और शरीर में फैलता नहीं, ये सुदम वाला। ठीक है, यानी कि हानिकारक कम है। और दुर्दम है वो अनेक भागों में फैल जाता है, ये एक जगह नहीं रहता, तो जिससे ये गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा रोग हो गया? कैंसर, ए ऑप्शन। अगला, निम्न में से किसके कारण एलर्जी हो सकती है? एलर्जी का कारण परागकण, दवा हो सकती है, पंख, गंध, कीट, कुछ पशु, ये सभी एलर्जन है, एलर्जी के कारक हैं ये सब के सब। अगला प्रश्न, यौन संचारित रोग है, सुजाक, सिफिलिस, उपदंस, ये सारे के सारे क्या यौन संचारित रोग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे किस में आते हैं? यौन संचारित रोग में आते हैं। सुजाक को क्या कहते हैं? गोनेरिया भी कहते हैं। सुजाक को गोनेरिया कहते हैं, सिफिलिस को सिफिलिस कहते हैं, उपदंस को आतशक भी कहते हैं, आतशक। तो ये सारे के सारे क्या है? यौन संचारित रोग हैं, यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। अगला है, एड्स की औसत उद्भवन अवधि होती है। एड्स इसकी उद्भवन अवधि कितनी होती है, ये बताना है। कितने दिनों में ये फैल जाता है? तो इसकी अगर उद्भवन अवधि की बात करें तो ये कितने दिनों में फैलता है? तो ये लगभग 28 माह लग जाता है। कितने? 28 माह। 28 माह के अंदर इसके लक्षण दिखाई देने लग जाता है। एड्स को ऐसे लिखा जाता है, एड्स, ए का एक्वायर्ड, आई का इम्यूनो, डी की डिफिशियंसी, एस का सिंड्रोम है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला है, एड्स का लक्षण है, इससे ग्रसित व्यक्ति में यक्ष्मा तपेदिक रोग विकसित हो जाता है, टीबी हो जाती है, तंत्रिका इसमें प्रभावित होती है, मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें स्मृति या वैचारिक शक्ति की कमी हो जाती है। उपयुक्त सभी ये एड्स के लक्षण हैं, ध्यान रखें। अगला है, एलिसा टेस्ट का संबंध है। ये एलिस नहीं, एलिशा है। ये एलिसा टेस्ट है और ये होता किसके कारण है? HIV वायरस के कारण होता है। ये एलिस नहीं है, ये है एलिसा। ये एलिसा टेस्ट है और एलिसा टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HIV वायरस के कारण होता है, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी मेडिनेंसिस रोगजनक है। ये किसका रोगजनक है, ये आपको बताना है। इसके कारण कौन सा रोग होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस रोगजनक किसका है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो इससे एक रोग होता है जिसका नाम है
बाला रोग या इसी को कहते हैं नारू रोग। ये क्या होता है कि इसकी जो ये मादा कृमि होती है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस की, ये अपने अंडे है वो मनुष्य के शरीर के बाहर देती हैं और ये रोग है उस जल के द्वारा फैलता है, प्रदूषित जल के द्वारा। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण यही है कि ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस का संबंध किसके साथ है, बाला या नारू रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मदिरा का मुख्य घटक होता है। देखो, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य टॉपिक है, तो स्वास्थ्य में ये मदिरा भी इन्वॉल्व होती है। तो मदिरा कई प्रकार की होती है, लेकिन उसमें जो नशा आता है वो एक ही चीज का आता है, और किसका आता है, आपके एथिल एल्कोहल का। जो पदार्थ आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है ये आपके क्या है, एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल है, इसके कारण ही नशा होता है। और ये क्या करता है, एल्कोहल रक्त के द्वारा लीवर में पहुंचता है और वहां पर एसिटाल्डिहाइड बदल जाता है, एसिटाल्डिहाइड में बदलता है। तो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मदिरा का मुख्य घटक। अगर इसके साथ ये मिला दिया जाए, ये CH4 या CH4OH हो जाए इसकी जगह मेथेनॉल, मैथिल एल्कोहल या मेथेनॉल मिला दिया जाए तो वो आपके जहरीली शराब हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, जहरीली शराब में क्या होता है, मेथेनॉल होता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है, कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। मेरस्मस रोग, क्वासियोरकोर, ए और B2 और सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो कौन सा रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है, बताइए। देखें, तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर और मेरस्मस रोग होते हैं, दोनों ही रोग होते हैं। मेरस्मस में क्या होता है, ऊर्जा की कमी होने लग जाती है, शरीर सूख जाता है, कमजोर हो जाता है। और क्वासियोरकोर में क्या होता है, पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, चिड़चिड़ा ऐसा स्वभाव हो जाता है। हालांकि ये दोनों रोग है वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, ऐसे कैसे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये किताब का ही प्रश्न है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है, ऐसा किस रोग में होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा पूरा नहीं खुल पाता है। आपने देखा होगा जो लोग तंबाकू खाते हैं या फिर अपन कह सकते हैं सुपारी खाते हैं या फिर आपके कत्था खाते हैं, पान खाते हैं या फिर क्या खाते हैं, गुटखा खाते हैं। गुटखा खाने वाले, सुपारी खाने वाले और कत्था पान चबाने वाले, इनकी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जबड़ा पूरा नहीं खुल पाता है। इस रोग को क्या कहते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। नारू रोग की बात हम कर चुके हैं। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या है। अब अफीम यहाँ बीच में कैसे आया, इसका नाम क्यों आया, क्योंकि अफीम है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। देखा होगा अफीम का जो सेवन है वो कई लोगों के द्वारा किया जाता है और जिससे ये क्या है कि ये स्वास्थ्य से जुड़ जाता है। तो स्वास्थ्य से जुड़ने के कारण ही इसमें क्या इसको शामिल यहाँ पर हमने किया है। तो अफीम एक महत्वपूर्ण पदार्थ है और ये एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये जो नशे के रूप में या ड्रग्स के रूप में प्रयोग किया जाता है ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर मार्फिन, कोडीन, निकोटीन और इसके अंदर क्या पाया जाता है, सोमनीफेरिन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है और इसके अंदर सोमनीफेरिन पाया जाता है। ये इतने सारे चीजें पाई जाती। मार्फिन और कोडीन इसका दर्द निवारक दवा के रूप में काम में लिया जाता है, मार्फिन और कोडीन को। निकोटीन इसका नशीला पदार्थ है, सोमनीफेरस भी। तो सोमनीफेर में इसमें ऐसे लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं अफीम के अंदर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अफीम के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेपेवर सोमनीफेरम है। किताब के अंदर सीधी सीधी लाइन ये दे रखी है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का, निकोटिना टोबेकम तंबाकू का है, टोकोमेला एंडुलेटा ये किसका है आप मेरे को बता दीजिए। ये भी हमारे राजस्थान से संबंधित ही है। तो यहाँ पर ये अफीम से संबंधित रखना कौन कौन सी दर्द निवारक चीजें या मिलती हैं, तो इसमें मार्फिन, कोडीन ये चीजें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है।
तो कितना होता है बताइए। तो स्वस्थ शरीर का रक्तचाप है वो सिस्टोलिक में लिखा जाता है, सिस्टोलिक। और इसको मापा किस यंत्र से जाता है बताइए जरा, फिर आगे प्रश्न आएगा तो मैं बता दूंगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डायस्टोलिक रक्तचाप यानी कि नीचे वाली संख्या में, और जो सिस्टोलिक है वो ऊपर की संख्या, जो हाई संख्या है वो सिस्टोलिक कहलाती है और नीचे वाली डायस्टोलिक कहलाती है। तो यहाँ पर ये होता कितना है 120 से 120/80 होता है। कितना होता है 120/80। अगला प्रश्न देखो, वश्य यकृत यानी कि फैटी लीवर किस रोग का कारण, इस रोग का कारण कौन है? फैटी लीवर का कारण क्या है? फैटी लीवर क्यों होता है? फैटी लीवर का कारण है आपके अफीम, एल्कोहल, तंबाकू, गुटखा। कौन सा है? तो एल्कोहल यहाँ पर प्रमुख कारण माना जाता है फैटी लीवर के पीछे। और एल्कोहल के प्रभाव से ही शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है। और फैटी लीवर के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण धीमा हो जाता है फैटी लीवर के अंतर्गत। तो आपका बिल्कुल एल्कोहल के कारण होता है फैटी लीवर, ध्यान रखना। अगला है तंबाकू पादप है यानी कि निकोटियाना टोबेकम, ये कौन से कुल का पादप है? मालवेसी, पेपेवरेसी, सोलेनेसी। ये थोड़े लेवल के प्रश्न है ना, तो यहाँ पर आपको ये 8वीं तक की क्लास में बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो मालवेसी, पेपेवरेसी या सोलेनेसी, तो कौन से कुल का है ये? तो ये आपके निकोटियाना टोबेकम सोलेनेसी कुल का पादप है। किसका? सोलेनेसी कुल का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायराइडिज्म क्या है ये आपको बताना है। थायराइड हार्मोन की कमी या थायराइड हार्मोन की अधिकता। क्या ऑप्शन में देखें तो देखो, हृदय से संबंधित रोग है, अस्थियों से संबंधित रोग, या थायराइड ग्रंथि से संबंधित, अग्नाशय से संबंधित। तो ये रोग किस ग्रंथि से संबंधित है ऐसा इसमें पूछा गया है। तो ये आपके थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन है वो अनियंत्रित हो जाता है, अनियमित हो जाता है, जिसके कारण जो है हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी होती है। अग्नाशय से संबंधित कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन, इंसुलिन के कारण मधुमेह नामक रोग होता है। और हड्डियों से संबंधित होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ऑस्टियोपोरोसिस। पिछली क्लास में बात की हमने इसके बारे में। हृदय से संबंधित हृदय धमनी रोग होता है जिसमें ईसीजी तकनीक काम में ली जाती है। आगे बढ़ते हैं, रक्तचाप मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? देखो मैंने कहा था आगे प्रश्न आएगा, कोपलन यंत्र, स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमेनोमीटर और उपयुक्त सभी। तो स्टेथोस्कोप का हृदय स्पंदन मापने में काम में लिया जाता है। ये कहाँ काम में लिया जाता है? हृदय स्पंदन, या हम कह सकते हैं नाड़ी स्पंदन। नाड़ी स्पंदन मापा जाता है। और स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या माना जाता है? रक्तचाप मापा जाता है, रक्तचाप। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धमनी का कार्य है। धमनी का क्या काम है? आपने देखा होगा ये हमारा हृदय होता है, इसके 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इधर से रक्त आता है, इधर से निकलता है और फिर हमारे पूरे शरीर में जाता है, फिर वापस से सालिन में आता है, नीले में आता है, फिर फेफड़ों में चला जाता है। ये फेफड़े दो। तो यहाँ पर इधर की जो ले जाने वाली होती है वो धमनी, और वापस लेने के आने वाली होती है सिरा। तो यहाँ पर ये पूरे शरीर का कोशिकाएं हैं। तो धमनियां क्या करती हैं? रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, बिल्कुल सही है। विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाना ये काम सिराएं करती हैं। हृदय शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ये काम किसका है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। तो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ये धमनी का काम है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, लौह तत्व का प्रमुख कार्य क्या है? लौह तत्व का प्रमुख कार्य क्या है ये आपको बताना है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण। तो यहां पर अगर बात करें, लौह तत्व का काम है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, और लौह तत्व की कमी के कारण क्या होता है? रक्ताल्पता होता है। रक्ताल्पता, या इसी को कहते हैं एनीमिया, इसी को कहते हैं
अरक्तता, ये सब किसकी कमी से होते हैं? लौह तत्व की कमी से। कमी से ये रोग हो जाते हैं। ये एक ही रोग के इतने सारे नाम हैं। अगला प्रश्न देखो, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन है, ये आप बताइए। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा खनिज पोषक आवश्यक है? फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा आयोडीन। कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आयोडीन यहां पर आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखो, कैल्शियम से मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों को कौन मजबूती प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, तो कौन सा है ऐसा जो कैल्शियम से मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? तो ये होता है फास्फोरस। कौन होता है? फास्फोरस होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, हड्डियों को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? कौन सा हड्डियों को प्रभावित करने वाला रोग? हड्डियों को कौन सा रोग प्रभावित करता है? मेरिस्मस किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। पेलेग्रा, ये भी हड्डियों से संबंधित रोग नहीं है। तो कौन सा रोग है जो हड्डियों को प्रभावित करता है? तो यहां पर अगर बात करें तो ये होता है आपके विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी, यानी कि रिकेटस रोग। इसी को कहते हैं कैल्सिफिरोल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सिफिरोल भी इसको कहा जाता है। और इसमें क्या हो जाते हैं, घुटने हैं वो पास आ जाते हैं, जिसको हम नोक नी भी कहते हैं, नोक नी। अगला प्रश्न, विटामिन बी3 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी3 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ, देखें तो बिल्कुल यहां पर एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, कैल्सिफेरॉल, नियासिन। तो ये किसको कहा जाता है? नियासिन को विटामिन बी3 कहा जाता है, या बी3 को ही नियासिन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। ये अभी पिछले ऑप्शन में था। तो पेलेग्रा रोग किसकी कमी से? नियासिन की कमी से, विटामिन बी3 की कमी से होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, सोडियम के प्रमुख स्रोत हैं। सोडियम, सोडियम को Na से लिखा जाता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से, ये बताइए। सोडियम हमें किस किस से मिल सकता है? तो सोडियम एक आवश्यक खनिज तत्व है। इसकी कमियों से पेशियों में संकुचन हो सकता है, तंत्रिकी आवेग और संचरण प्रभावित हो सकता है, विद्युत अपघटन प्रभावित हो सकता है, हमारे शरीर के अंदर संतुलन प्रभावित हो सकता है। तो मांस, मछली, अंडे, दूध, इसके अंदर पाया जाता है सोडियम भरपूर मात्रा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि की क्रिया कौन से खनिज पोषण की कमी से मंद हो सकती है? तो देखो, ये तो वापस वही प्रश्न आ गया। प्रश्न का पूछने का तरीका अलग है और ये पूछे गए प्रश्न है। तो ये होता है आयोडीन की कमी से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घोंघा या घेंगा रोग हो जाता है। घोंघा या घेंगा, इसको ही कहते हैं गलघंट रोग। क्या कहते हैं? गलघंट रोग इसको कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, कौन से रोग के लक्षण है? तो मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा होता है विटामिन सी की कमी से। किसमें? विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। और विटामिन सी को ही क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। आजकल प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ये नाम पूछे जाते हैं विटामिन के, एस्कॉर्बिक अम्ल, नियासिन, राइबोफ्लेविन, ये किसको कहते हैं? कैल्सिफिरोल।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी रोग, और इस स्कर्वी रोग के कारण ही मसूड़े प्रभावित होते हैं सबसे ज्यादा। क्या? मसूड़े। तो ये कौन सा रोग हो गया? सी ऑप्शन, स्कर्वी रोग हो गया। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। और नियासिन किसको कहते हैं? विटामिन B3 को कहते हैं। ठीक है। रिकेटस, विटामिन डी, विटामिन डी यानी कि कैल्सीफिरोल। क्या कौन सा होता है? कैल्सीफिरोल। स्कर्वी यानी कि विटामिन सी, और इसको क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से। तो विटामिन B2 की कमी की बात करें तो इसका नाम होता है विटामिन B2, और विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो राइबोफ्लेविन विटामिन डी को कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं। तो इसके रोग का नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेवोनिसिस। राइबोफ्लेवोनिसिस इसका रोग का नाम हो जाएगा। रतौंधी अब आपको पता है किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। मेरिस्मस किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। और पेलेग्रा विटामिन B3 के कारण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसी मक्खी से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा रोग है? सीसी मक्खी से होने वाला रोग। तो सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी निम्न में से किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट, बताइए। एथलीट फुट की अगर बात करें तो किससे उत्पन्न होती है? तो इसका रोग कारक कौन होता है? इसका रोग कारक होता है माइक्रो स्पोरम। कौन होता है? माइक्रोस्पोरम। या इसी को क्या कहते हैं? एक और होता है इसका, जिसको कहते हैं ट्राइकोफाइटोन। क्या कहते हैं? ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन। इसमें क्या होता है? पैरों की अंगुलियों के बीच लाल चकत्ते बन जाते हैं, घाव के निशान हो जाते हैं, खुजली आती है। और इसमें रोग कारक कौन होता है इसका? तो इसका रोग कारक होता है कवक। तो ये कवक से होने वाले रोग हैं। कवक, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एथलीट फुट रोग है। अगला देखो, निम्न में से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बताओ, देखें कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से आपके कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो एथिस स्क्लेरोसिस दे रखा ना, ये क्या है? तो ये कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारी रक्त धमनियों में, तो उस स्थिति में ये रोग होता है। मधुमेह आपको पता है इंसुलिन के कारण होता है, और इंसुलिन की कमी से। स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इनको आपको सुमेलित करना है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। और विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई की कमी से आपके बांझपन रोग होता है। विटामिन B5 की कमी से अगर बात करें तो आपके कौन सा? बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। और विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं पता है तो ये आपको ध्यान में रख लेना। तो ए में हो गया सेकंड, बी में थर्ड, और सी में फर्स्ट, डी में फोर्थ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें, याद रखें। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए। रोग दे रखा है, रोग कारक दे रखे हैं, सुमेलित करना है। पेचिस किसके द्वारा होता है, बताइए देखें। पेचिस, तो पेचिस एक प्रोटोजोआ से होने वाली रोग है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और इसका रोग कारक है पेचिस, जिसको अमीबाइसिस कहते हैं, वही पेचिस है। तो ये इसका कौन हो जाएगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। ए में हो गया आपके थर्ड।
तो ए में थर्ड एक ही ऑप्शन है, ए में थर्ड का। फिर है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया किसकी कमी में किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया एक कृमि से होने वाला रोग है, और इसका कृमि कौन सा होता है? फाइलेरिया वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। कौन सा है? वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। इसमें नाम नहीं लिखा, ये नाम पिछला ही आ गया। तो फाइलेरिया का एक मान सकते हो आप, यहाँ पर लिख लीजिए वुचरेरिया या वुसेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ये हम पिछली क्लास में बात तो कर चुके हैं इसकी, ब्रैंकोफ्टाई। गलसुआ है, वो गलसुआ किसके कारण होता है? तो गलसुआ एक वायरस से होने वाला रोग है, वायरस या विषाणु से होने वाला रोग, जिसको आप मम्प्स रोग भी कहते हैं। तो इसका मम्प्स वायरस हो जाएगा। टीनियसिस की बात करें तो ये एक कृमि से होने वाला रोग है, और इसका है टीनिया सोलियम। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सूची को मिलान करना है, कौन सा किसके कारण होता है? तो पायरिया रोग है वो प्रोटोजोआ जनित है, दाद है वो कवक जनित है, और रेबीज है वो विषाणु जनित है, और काली खांसी जीवाणु जनित है। तो ए में हो गया फोर्थ, बी में 1, सी में सेकंड, डी में थर्ड। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सार्स में आर का मतलब क्या है? रिस्पिरेटरी। रिस्पिरेटरी आर का मतलब है सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। 13वें गुणसूत्र के कारण, ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण पटऊ सिंड्रोम होता है, सी ऑप्शन। कौन सा? पटऊ सिंड्रोम। और असुमेलित कौन सा है बताइए जरा? तो इसमें आपके मेनिंजाइटिस रोग है, ये असुमेलित है। ये मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? तो ये आपके विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित नहीं है। किससे होता है? विषाणु से होता है। और आज का अंतिम प्रश्न, टीनिया कैपिटिस नामक रोग कारक के कारण होने वाला रोग कौन सा है? हाँ बताइए। तो इसके कारण होता है गंजापन रोग, ए ऑप्शन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुझाव और जो डाउट हो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।